नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे समास के बारे में। बहुत सारे लोगों को समास को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन समास बहुत आसान है। उसको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस थोड़े से छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद समास हम आसानी से चुटकियों में समझ सकते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना। आसान शब्दों में उसे हम कह सकते हैं कि छोटा करना, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो समास में दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है, एक समस्त पद और दूसरा क्या होता है, समास विग्रह। अब चलिए पहले समस्त पद को ही हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर हम कह दें कि मुझे दही में डूबा हुआ बड़ा खाने में अच्छा लगता है, तो ये शब्द जो है न कहने में अच्छा लगता है और न सुनने में अच्छा लगता है, न समझने में अच्छा लगता है। अगर इसी बात को हम कहते हैं कि मुझे दही बड़ा खाने में अच्छा लगता है, तो ये शब्द कहने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, समझने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये संक्षिप्त है। तो जो संक्षिप्त किया हुआ जो शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और है, रसोई घर। तो ये समस्त पद है, लेकिन ये बना किससे है, रसोई के लिए घर। तो ये समास विग्रह। अगर हम कहते हैं रसोई के लिए घर, तो ये कहने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं रसोई घर तो ये कहने में अच्छा है। और जो संक्षिप्त किया हुआ शब्द है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद को दो भागों में हम बांटते हैं। जो पहला शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। अब देखिए इसमें हमने 3-4 उदाहरण दिए, जैसे राजमहल, नीलकंठ। तो राजमहल में पहला शब्द क्या है, राज, और दूसरा शब्द क्या है, महल। तो राज पूर्व पद हो गया और महल उत्तर पद हो गया। गंगा जल, तो पूर्व पद क्या हो गया, गंगा, और उत्तर पद क्या हो गया, जल। नीलकंठ समस्त पद है, नील पूर्व पद हो गया और उत्तर पद क्या हो गया, कंठ हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद का जो पहला शब्द होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। अब आइए हम आगे चलते हैं समास विग्रह पे। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पदों को खोलकर अलग अलग रख देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे हमने कहा दही बड़ा, तो दही बड़ा क्या है, ये समस्त पद है। अब उसी को हम कह रहे हैं दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये क्या हो गया, समास विग्रह, क्योंकि समस्त पद को खोल करके हमने अलग अलग रख दिया, पूर्वत रख दिया, इसलिए उसमें क्या कर दिया, विग्रह हो गया, अलगाव हो गया। इसी को हम समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण है, मैंने दिया है, कई उदाहरण दिया आप लोगों को समझने के लिए। जैसे ग्राम पंचायत, यह समस्त पद है। अब उसको हमने उसका विग्रह कर दिया, उसको समस्त पद को खोल के अलग अलग रख दिया, तो हो गया ग्राम की पंचायत। अब अगला उदाहरण देख लीजिए, लंबोदर का। लंबोदर ये गणेश जी को कहा जाता है, लेकिन अगर इसको हम खोल करके अलग अलग रख दें तो लंबा है उधर जिसका, ये हो गया लंबोदर। अब अगला उदाहरण देखिए, राजा और राजा रानी। राजा रानी समस्त पद है, और इसको खोल के हमने अलग अलग रख दिया, तो क्या हो गया, राजा और रानी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो संक्षिप्त किया हुआ जो नया शब्द बनता है, जो अर्थवान होता है, उसको हम समस्त पद कहते हैं, और उसको खोल करके अलग अलग रख देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, समास के भेद, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो पुराने ज़माने में, संस्कृत के ज़माने में समास 4 प्रकार के होते थे, लेकिन अब समास को हम कितने प्रकार के समास को रखते हैं, 6 प्रकार के अंतर्गत समास को रखते हैं।
तो पहला समास क्या है? तत्पुरुष समास। पुराने ज़माने में तत्पुरुष समास को हम 3 भाग में जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास को भी रखा जाता था। लेकिन अब जो है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास को अलग अलग कर दिया गया है। अब अगला उदाहरण है अव्ययी बहुब्रीहि समास का। हाँ देखिए, बहुब्रीहि समास। फिर आ जाइए, अगला उदाहरण है द्वंद्व समास का, फिर अव्ययी भाव समास। तो कुल मिलाकर के कितने हुए समास? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो कुल मिलाकर के हमारे ये 6 समास बन गए। अब चलिए हम एक एक समास को आप लोगों को समझाएंगे कि हम कैसे समझते हैं, उस समास की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हमारा पहला समास क्या है? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण भी दिया गया है। जैसे मैंने क्या उदाहरण दिया है? ग्रामगत। तो ग्राम में जो है आपका गौड़ है और गत क्या है? प्रधान है। और उत्तर पद विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, यहाँ पर घर विशेष्य है और रसोई के लिए विशेषण है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है और कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था, दही बड़ा का समास विग्रह है। दही में डूबा हुआ बड़ा, समास होने पर में डूबा हुआ तीनों पद लुप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास में समास को विग्रह करते समय कोई न कोई कारक चिन्ह अवश्य आता है, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। पहला, चूँकि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि तत्पुरुष समास कारक चिन्हों पर आधारित होता है, परसर्गों पर आधारित होता है। तो पहला कारक क्या होता है? कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। कर्ता कारक को हम कट कर देंगे और दूसरे कारक से हम लेते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ठीक, को। उसके बाद करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कारक चिन्ह क्या प्रयोग होता है? से और द्वारा। संप्रदान उसके बाद आता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा? के लिए और को। उसके बाद आता है अपादान। अपादान में कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? से, लेकिन ये पृथकता का सूचक होता है। करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, द्वारा का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी। लेकिन करण कारक में जुड़ाव का प्रतीक होता है से, लेकिन अपादान कारक में पृथकता का सूचक होता है से, अलगाव का। तो यहाँ पे जो अलगाव वाली बातें होंगी वो अपादान कारक के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद आइए देखते हैं, होता है संबंध कारक। तो संबंध कारक पे आधारित है, इसलिए का, की, के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसको हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। अब नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला है हमारा नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में पूर्व पद नकारात्मक होता है, निषेध सूचक होता है। ठीक, अब आइए हम एक एक तत्पुरुष समास के एक एक उदाहरण को हम ध्यान से समझते हैं। तो कर्म तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? कर्ता ने कर्म को। तो को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है पूर्व पद में। अब उदाहरण में हम देखते हैं, देखिए समस्त पद क्या है? यश प्राप्त। अब इसको हमने खोल करके जब अलग अलग रख दिया तो क्या हो गया? यश को प्राप्त। ठीक है, तो यश को प्राप्त, और यहाँ पे हमने को हटा दिया और समस्त पद क्या बना दिया? यश प्राप्त। अब अगला क्या है हमारा उदाहरण? ग्रामगत। ग्रामगत है। अब इसका जब हमने समास विग्रह किया
तो ये क्या हो गया, ग्राम को गत। ठीक, लेकिन जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो क्या हो गया, को हटा दिया गया, को कट कर दिया और को हट गया और दोनों मिला करके ग्राम और गत मिल करके क्या हो गया, ग्रामगत। अगला उदाहरण देखिए, मरड़ा सन। मरड़ा सन है, ये समस्त पद है, छोटा किया हुआ पद है, लेकिन वास्तव में जब विग्रह हम इसको करते हैं तो ये क्या हो गया, मरड़ को आसन। तो इसमें से हमने क्या हटाया है, को हटा दिया, को हटा करके मरड़ और आसन को एक कर दिया, तो क्या हो गया, मरड़ा सन। अब अगला उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त है, अब इसको देखिए, हमने समास विग्रह किया तो क्या हो गया, स्वर्ग को प्राप्त, और यहाँ हमने क्या हटा दिया, को हटा दिया। को हटाने के बाद क्या हो गया, स्वर्ग प्राप्त। ठीक, अब चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, से और के द्वारा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी पूर्व पद में जो से और के द्वारा कारक चिन्ह लगे होते हैं वे कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे पहले वाले में आपने देखा कि को कारक चिन्ह लुप्त हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 4 उदाहरण दिए हैं, 4 उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे लिखा है अकाल पीड़ित, समस्त पद जो है अकाल पीड़ित है। अब इसका हमने जब समास विग्रह किया तो क्या हो गया, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ हमने क्या कट किया, से हटा दिया, यहाँ से हटाने के बाद क्या हो गया, अकाल पीड़ित। ठीक, अब अगला उदाहरण देखिए, हस्तलिखित। हस्तलिखित से हमने इसका विग्रह किया तो हो गया हस्त से लिखित, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हस्त द्वारा लिखित। वो आपकी इच्छा है कि आप से लिखेंगे या द्वारा लिखेंगे। तो हमने यहाँ से क्या हटा दिया है, से हटा दिया है। से हटा दिया है तो क्या हो गया, हस्त लिखित हो गया। अब अगला उदाहरण है भूखमरा। समस्त पद जो छोटा किया हुआ पद क्या है, भूखमरा है, और जब इसका हमने समास विग्रह किया तो हो गया भूख से मरा। तो इससे हमने क्या हटा दिया, से हटा दिया। से हटा दिया और संक्षिप्त हो गया, भूखमरा हो गया। प्रेम आतुर अगला उदाहरण देखिए। अब इसका हमने यहाँ से क्या हटाया, विग्रह जब किया तो ये हो गया, फैल गया थोड़ा सा, प्रेम से आतुर हो गया, लेकिन यहाँ से हमने से कट कर दिया और क्या हो गया, प्रेम आतुर हो गया। अब चलिए हम अगले उदाहरण पर देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा संप्रदान तत्पुरुष के लिए, संप्रदान तत्पुरुष का है, जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हो गया, यानी पूर्व पद से के लिए कारक चिन्ह जो जुड़ा हुआ था उसको हमने लुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 4 उदाहरण दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। हाँ ठीक, आराम कुर्सी पहला उदाहरण। अब देखिए हमने इसका विग्रह किया तो हो गया आराम के लिए कुर्सी। अब इसको हमने के लिए हटा दिया, अब बचा क्या, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी। अब ये संक्षिप्त हो गया। फिर अगला उदाहरण देखिए, युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र का जब हमने समास विग्रह किया तो ये हो गया युद्ध के लिए क्षेत्र। अब इसमें से हमने क्या हटाया, के लिए, बचा क्या, युद्ध और क्षेत्र। अब अगला उदाहरण देखिए, रसोई घर। जब हमने समास विग्रह किया रसोई के लिए घर, अब हमने क्या हटाया इसमें से बीच से, के लिए, क्या बचा, रसोई घर, हो गया रसोई घर। अब अगला उदाहरण है विद्यालय। तो जब हमने इसका समास विग्रह किया तो ये जब पद खोल करके हमने अलग अलग रख दिया तो बीच में आ गया था के लिए, उसी के लिए को हम हटा देंगे। हाँ, के लिए हटा दिया। अब क्या बचा, विद्या और आलय, तो मिला के क्या हो गया, विद्यालय। चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, अपादान तत्पुरुष का। अपादान में भी से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो पूर्व पद से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे से
जो है अलगाव का सूचक है, विलग होने का भाव है। यहाँ भी कहीं पे कोई चीज़ जब अलग होती है कहीं से तो वहाँ पे से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है अपादान तत्पुरुष में। अब देखिए यहाँ पे है हमारा उदाहरण, 4 उदाहरण हमने यहाँ भी दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। पहला ऋण मुक्त, तो हमने विग्रह किया ऋण मुक्त, तो वह व्यक्ति किससे मुक्त हो चुका है? ऋण से मुक्त हो चुका है, यानी ऋण से अलग हो चुका है। तो यहाँ पर से हमने कट कर दिया, क्या बचा? ऋण मुक्त। अगर इसी चीज़ को हम कहते हैं ऋण युक्त तो ये हो जाता ऋण से युक्त, तो ये आपका क्या हो जाता? करण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता। लेकिन ऋण मुक्त हमने कह दिया तो ये आपका हो गया किसमें? अपादान तत्पुरुष में, क्योंकि वो व्यक्ति ऋण से अलग हो चुका है। अब अगला देखिए धनहीन। धनहीन तो विग्रह क्या किया? धन से हीन, तो यहाँ हमने क्या हटा दिया? से कारक चिन्ह जब हमने हटा दिया तो क्या हो गया? धनहीन, यानी वह व्यक्ति धन से हीन हो चुका है, धन उसके पास से जा चुका है। अब अगला उदाहरण देखिए पथभ्रष्ट, यानी इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे से क्या कर देना है? हटा देना है, यानी वो व्यक्ति जो है पथ से भ्रष्ट हो चुका है, यानी अच्छे मार्ग से अलग हो चुका है। अब अगला उदाहरण देखिए देश निकाला, तो विग्रह किया हमने देश से निकाला, ठीक है। अब इसी का हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या हटा देंगे? से हटा देंगे, तो बचा क्या? देश और निकाला, ठीक, तो हो गया देश निकाला। अब हम बात करते हैं संबंध के बारे में। तो जब लोग जानते हैं कि संबंध तत्पुरुष में का, की, के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो अब तक तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद से का, की, के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण, 4 उदाहरण यहाँ भी मैंने दिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अछूतो धार, तो उसका समास विग्रह हमने किया तो क्या हो गया? अछूतों का उद्धार। अब जब समस्त पद बनाए यानी कि जब इसको संक्षिप्त किया तो कारक चिन्ह को हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? अछूतो धार। उद्योगपति, तो समास विग्रह किया तो क्या हो गया? उद्योग का पति, यहाँ से का हटा दिया तो बच गया क्या? उद्योगपति। तीसरा उदाहरण क्या है? गृह स्वामी, समास विग्रह किया तो क्या हो गया? गृह का स्वामी, यहाँ से क्या हटाया? का हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा? गृह और स्वामी, तो मिलके हो गया, छोटा हो गया गृह स्वामी। अगला उदाहरण देशभक्त, देश रक्षा, तो विग्रह किया देश की रक्षा, क्या हटाया हमने? की, तो क्या बचा? देश रक्षा, तो हमने लिख दिया देश रक्षा। अच्छा, तो हमारे कुछ लोग जो हैं समास को और संधि को एक समझ लेते हैं, लेकिन समास और संधि में थोड़ा सा अंतर होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। अब चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष का। तो आप लोग जान ही रहे हैं कि अधिकरण कारक में क्या कारक चिन्ह प्रयोग होता है? में और पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो पूर्व पद से अधिकरण तत्पुरुष में और पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब देखिए समस्त पद देखिए इसका, यहाँ पर भी मैंने 4 उदाहरण दिया है आप लोगों को। पहला आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, जब समास विग्रह किया तो आत्म पर विश्वास हो गया और क्या हटा दिया हमने? पर हटा दिया, तो बचा क्या? आत्म और विश्वास, तो संक्षिप्त हो गया आत्मविश्वास। दूसरा उदाहरण घुड़सवार, विग्रह किया घोड़े पर सवार, पर हटा दिया, अब घोड़ा सवार बचा, तो घुड़सवार हमने लिख दिया संक्षिप्त करके। तीसरा उदाहरण कला निपुण, विग्रह किया कला में निपुण, में हटा दिया,
अब क्या बचा? कला निपुण। अब अगला उदाहरण, कार्य कुशल। कार्य में कुशल विग्रह करना और में हटा दिया, अब कार्य कुशल बचा, तो हमारा हो गया कार्य कुशल। अब आइए नए तत्पुरुष का उदाहरण देखते हैं। तो नए तत्पुरुष में पहला पद जो होता है नकारात्मक होता है। देखिए समस्त पद यहाँ पर और समास विग्रह अकर्मण्य, यहाँ पर भी मैंने 4 उदाहरण दिया है। अकर्मण्य, तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो ये हो जाएगा न कर्मण्य। ठीक, अब न हटा दिया तो अकर्मण्य हो गया। अधीर विग्रह करेंगे, न धीर। अनचाही, न चाही। अनंत, न अंत। तो इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास, हमारे तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण आप लोगों ने समझा। अब अगले समास का हम उदाहरण देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला उदाहरण कर्मधारय समास का। देखिए तो यहाँ हमने जो निशान बनाया है, पूर्व पद, उत्तर पद। तो आप लोग समझ जाइए पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद का जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल है, तो गंगा जल में गंगा जो पहला शब्द है उसे हम पूर्व पद कहेंगे, और जो दूसरा शब्द है हम उसे उत्तर पद कहेंगे। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, और पूर्व पद उपमान होता है, उत्तर पद उपमेय होता है। कर्मधारय समास को भी हम लोग तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत रखते थे, और द्विगु समास को भी, क्योंकि दोनों में समानता है। कर्मधारय समास में भी पूर्व पद विशेषण होता है, द्विगु समास में भी पूर्व पद विशेषण होता है लेकिन संख्यावाची होता है, और तत्पुरुष समास में भी पूर्व पद विशेषण होता है। तो समानता की वजह से पुराने समय में इसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, लेकिन कर्मधारय समास में ऐसा नहीं है, कारक चिन्ह नहीं आते हैं। तो जब हम विग्रह करते हैं, इसमें क्या विशेष है, समास का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो रूपी समान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि कैसे इसका प्रयोग होता है। समस्त पद देखिए, पीतांबर। ठीक, अब पीतांबर का हमने जब समास विग्रह किया तो पीत है जो अंबर। देखिए जो चिन्ह का हमने प्रयोग किया, पीत विशेषण है, अंबर विशेष्य है। दुरात्मा, दुरात्मा का हमने जो समास विग्रह किया, बुरी है जो आत्मा। तो आत्मा क्या है? विशेष्य है, और बुरी क्या है? उसका विशेषण है। महाजन, तो महाजन का जब हमने समास विग्रह किया, महान है जो जन, तो इसमें विशेष, जो महान है जो जन, तो जन क्या है? विशेष्य है, और महा क्या है? विशेषण है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि बीच में जब विग्रह करते हैं तो जो रूपी या समान शब्दों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध है, इसलिए क्रोध रूपी अग्नि। और जब रूपी हमने हटा दिया तो क्या हो गया? क्रोधाग्नि हो गया। अगला उदाहरण हमारा देखिए, विद्या धन। तो यहाँ भी उपमेय और उपमान का संबंध है। उपमेय और उपमान आप लोग समझते हैं ना। उपमेय वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वह व्यक्ति या वस्तु जिससे हमारी तुलना की जाती है या उस उपमेय की तुलना की जाती है, तो उसे उपमान कहते हैं। तो विद्या रूपी धन, तो यहाँ पे रूपी हटा दिया गया तो क्या हो गया? विद्याधन हो गया। चरण कमल, चरण कमल, यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है।
तो कमल के समान चरण, तो चरण की किससे तुलना की गई है? कमल के समान। तो यहाँ पे के समान हटा दिया गया है, तो क्या हो गया? चरण कमल हो गया है। ठीक। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं द्विगु समास का। द्विगु समास का भी पूर्व पद विशेषण होता है। और क्या विशेषण होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। और ये देखिए उत्तर पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, जो दूसरा शब्द होता है वह विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में भी पूर्व पद विशेषण था और द्विगु समास में भी पूर्व पद विशेषण है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है उसमें कोई न कोई संख्या होता है, कोई न कोई नंबर होता है जो विशेषण का काम करता है। तो देखिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं जिसमें कुछ नंबर है, कुछ संख्या है। जैसे चवन्नी, समस्त पद है चवन्नी और इसका समास विग्रह है चार आनों का समूह, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार आनों का समाहार। अगला उदाहरण देखिए त्रिफला। अब इसका समास विग्रह हमने किया तीन फलों का समूह या फिर तीन फलों का समाहार। और यहाँ पे देखिए पंजाब, पांच आबों का समूह। ठीक। और सप्ताह, 7 दिनों का समूह, इस प्रकार से हो गया। ठीक। तिरंगा भी हम कह सकते हैं, तिरंगा 3 रंगों का समूह, लेकिन तिरंगा आपका बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। आगे हम आपको समझाएंगे कैसे होता है। समास जो है विग्रह का खेल है, जैसा हम विग्रह करेंगे वैसा समास हो जाएगा। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों बराबरी के होते हैं, दोनों समान होते हैं। इसीलिए देखिए हमने 2 लाइन खींचा है कि दोनों बराबरी के होते हैं। तो इसमें जब विशेषता क्या होती है, सबसे आसान द्वंद्व समास होता है द्वंद्व। 2 बार द शब्द का प्रयोग है। द्वंद्व आप देखिए 2 बार द शब्द का प्रयोग है, तो द से समझ लीजिए कि दोनों बराबरी के हैं। तो विशेषता क्या, बीच में 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है या योजक चिन्ह आता है इसमें, और या तथा योजक चिन्हों का प्रयोग होता है समस्त समास विग्रह करते समय। ठीक। और या तथा योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए सबसे आसान है रात दिन, यहाँ पे अन्न जल, गरीब अमीर, आशा निराशा, गंगा यमुना। तो यहाँ पे देखिए रात दिन, रात दिन दोनों बराबरी के हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इनमें परस्पर द्वंद्व है। तो हमने जब इसका विग्रह किया तो रात और दिन हो गया, और जब समस्त पद बनाया तो क्या हट गया, और हट गया। अगला उदाहरण देखिए अन्न जल। यहाँ अन्न और जल दोनों बराबरी के हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। विग्रह किया और आ गया, और को हमने हटा दिया तो क्या बचा, अन्न जल बचा। गरीब अमीर, गरीब अमीर दोनों बराबरी के हैं। बीच में देखिए योजक चिन्ह का बीच में जोड़ने वाले चिन्ह का प्रयोग है, और हट गया। आशा निराशा, अगला उदाहरण है आशा और निराशा। और जब हमने समस्त पद बनाया तो और हट करके बीच में एक डैश का निशान लग गया। अगला उदाहरण गंगा यमुना। और जब समास विग्रह किया तो गंगा और यमुना हो गया, और जब समस्त पद बनाया तो और हटा करके हमने बीच में एक डैश का निशान लगा दिया। तो सबसे बड़ा पहचान क्या है कि बीच में डैश का चिन्ह होता है, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का डैश का निशान नहीं दिया रहता है। हाँ, और उसको आपको अलग करके देखना पड़ेगा कि ये कौन सा बन रहा है। जैसे धर्माधर्म हो गया, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो धर्म और अधर्म होगा, तो आप समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं बहुब्रीहि समास का। देखिए तो बहुब्रीहि समास में पूर्व पद, इसमें 3 पद होते हैं,
तो इसमें ना तो पूर्व पद महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की तरफ संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद की तरफ संकेत करें। ये देखिए, पूर्व पद, दूसरा पद, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? तीसरा पद महत्वपूर्ण है। ये दोनों पद, इनका कोई मतलब नहीं है। ये दोनों पद, इनका कोई मतलब नहीं है, तीसरा पद ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। ये लंबोदर, लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो इसका हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? लंबा है उधर जिसका। तो ये लंबा है उधर जिसका, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? अर्थात गणेश, क्योंकि लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो यहाँ पर अब देखिए दशानन, दश है आनन जिसके। तो दशानन किसको कहा जाता था? रावण को कहा जाता था। तो महत्वपूर्ण क्या है? तीसरा पद है। कौन महत्वपूर्ण है? रावण। अगला उदाहरण देखते हैं, हंस वाहिनी। तो इसका समास विग्रह क्या है? हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। तो हंस वाहिनी, कोई भी हंस पे सवारी कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण किसके लिए है? सरस्वती जी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए तीसरा पद महत्वपूर्ण है, सरस्वती। अगला उदाहरण देखिए, तिरंगा। अच्छा, ये जो तिरंगा उदाहरण है, ये आप द्विगु समास में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका समास विग्रह हम करेंगे, तीन रंगों का समाहार। अगर हम इसका ऐसे विग्रह करते हैं तो यह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कहते हैं, तीन रंगों वाला, अर्थात राष्ट्रध्वज, तो यहाँ पे तीसरा पद महत्वपूर्ण हो गया, तो इसलिए ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। महात्मा। अगला उदाहरण, महान है जिसकी आत्मा। ये दोनों पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? महात्मा। ठीक। अब इसी महात्मा का अगर हम समास विग्रह इस तरीके से करते हैं कि महान है जो आत्मा, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। यहाँ पे आत्मा जो है आपका विशेष्य हो जाएगा और महा विशेषण हो जाएगा, इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कहते हैं, महान है जिसकी आत्मा, अर्थात महात्मा गांधी, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो समास विग्रह का खेल है, विग्रह बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, लेकिन पूर्व पद अव्यय होता है, और जो समस्त बनता है वो पूरा का पूरा अव्यय का काम करता है। देखिए यहाँ पर मैंने विशेष में लिखा हुआ है कि समस्त पद भी अव्यय का कार्य करते हैं। देखिए, समस्त पद भी अव्यय का काम करते हैं। अब चलिए देखिए, हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जन्म, जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर, अब ये का पूरा अव्यय हो गया। अव्यय का मतलब, अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, पुरुष किसी भी कारण से जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आजन्म हम स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी लिंग, वचन, काल, किसी भी पुरुष किसी भी कारण से इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अव्यय है। अब अगला उदाहरण देखिए, आसमुद्र। आसमुद्र, देखिए इसका समास विग्रह हमने किया तो समुद्र तक हो गया। ठीक। अब अगला उदाहरण, प्रतिदिन, समास विग्रह किया तो हो गया दिन दिन। ये देखिए, प्रतिदिन हम स्त्री पुरुष
या लिंग वचन काल किसी भी वजह से इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। जितने भी ये उदाहरण हमने दिए हैं ये किसी भी कारण से इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। यथा नियम, नियम के अनुसार विग्रह हुआ तो इसका जो पूर्व पद है वो अव्यय है, ये नियम, और यहाँ का पूरा अव्यय हो गया है, यथा नियम। अगला उदाहरण देखते हैं, भर पेट। तो समास विग्रह हमने किया तो हो गया पेट भर के, तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा अव्यय हो गया, समस्त पद अव्यय हो जाता है इसमें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार आप लोग व्यक्त करिएगा और अपनी राय दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।